हेलो एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की फाइनल ईयर की यहाँ क्लास में। दोस्तों, आज हम अपना फिफ्थ यूनिट, फर्स्ट पेपर का फिफ्थ यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो फिफ्थ यूनिट का पहला चैप्टर है उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। आज का जो पहला चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक नई प्रवृत्तियाँ तथा मुद्दे, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इससे पहले आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बहुत कुछ, जो 4 यूनिट हमने पढ़े उसमें पढ़ा है विभिन्न देशों की विदेश नीतियों के बारे में और विभिन्न देशों के आपसी संबंधों के बारे में। आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा, आपने गुट निरपेक्ष आंदोलनों के बारे में पढ़ा, आपने विभिन्न देशों की विदेश नीतियों के बारे में पढ़ा। आज इस चरण में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व में जो नए ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो नए इश्यूज पैदा हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बात की गई है। सबसे पहली बात है कि जब द्वितीय विश्व के बाद 2-3 अवसर ऐसे आए हैं जिसने पूरे विश्व को एक तरह से प्रभावित किया या जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर एक साथ पड़ा हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आपको पता है 1990 तक पूरा विश्व शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की विभीषिका से जूझता रहा। जब तक कोल्ड वॉर की कंडीशन रही तब तक पूरे विश्व में हर तरह के जो रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों के बीच में बने, वो कहीं न कहीं उस युद्ध की आशंका से उत्पन्न प्रभाव के कारण बने हुए रिलेशन थे। ज़्यादातर सैनिक गुटबंदियां या सैनिक संबंधों के आधार पर देशों में रिलेशन बने और कोई भी देश उससे अछूता नहीं रहा। उसी दरमियान गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसा एक पैरेलल मोर्चा बनाने की कोशिश भी की गई और वो कुछ हद तक शीतकाल, जो शीत युद्ध था उस काल में सफल भी रहा। उसके बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया, तब विश्व में एक तरह से अमेरिका का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया। यानी जो वर्ल्ड शीत युद्ध काल में जो विश्व बाइपोलर, बहुत द्विध्रुवीय था, वह यूनिपोलर हो गया, एक ध्रुवीय बन गया। और काफ़ी समय तक, अभी तक भी हम कहते हैं कि अमेरिका की दादागिरी या अमेरिका का वर्चस्व विश्व पर स्थायी रूप से दिखाई देता रहा। लेकिन विगत कुछ वर्षों में फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है और वर्तमान में अगर हम देखें तो एक तरह से अमेरिका के प्रभाव में थोड़ा सा कमी महसूस की गई है, क्योंकि उसको चुनौती देने वाले अनेक ऐसे देश आज अपना दमखम विश्व पटल पर दिखा रहे हैं। साथ ही रूस जो है, रूस ने अपनी खोई हुई ताकत को पुनः एक बार वापस हासिल करके वह अमेरिका को पुनः चुनौती देने लगा है। इधर फ्रांस, चाइना जैसे अनेक देश जो है वो अमेरिकी वर्चस्व को वर्तमान में चुनौती दे रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो काल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का काल है, वह यूनिपोलर से अब मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीयता में बदलने जा रहा है, या ऐसा कुछ परिदृश्य हम देख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन मुद्दों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया, एक बार यहाँ पे उसका एक शॉर्ट ब्रीफ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। द्वितीय विश्व के बाद जब कोल्ड वॉर की राजनीति रही तब तक उसका आपने कोल्ड वॉर के इफेक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन शीत युद्ध के अंत के बाद परिस्थितियां बदलने लगी और उसका इफेक्ट, जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया, वह था एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय विश्व यानी यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। सोवियत संघ जो कि बाइपोलर बनाता था, सोवियत संघ, इसमें आगे वाले पॉइंट में आप देखिए, साम्यवादी गुटों का पूरी तरह से अवसान हो गया, सोवियत संघ बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया और पूंजीवादी जो देशों का गुट था उसमें अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित करके आगे बढ़ा और अमेरिका की दादागिरी पूरे विश्व में चलने लगी। उसी के साथ जो एक ऐतिहासिक कदम था वह था जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण ने विश्व में आपसी संबंधों के नए आयाम स्थापित किए। आपको पता है कि 1961 में जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया था, बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी। वह दीवार 1990 में
टूट गई और आखिर दोनों देश जो हैं वापस एक हो गए। इस जर्मनी के एकीकरण ने विश्व को बहुत प्रभावित किया, आपसी संबंधों को एक नई दिशा दी। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। शीत युद्ध काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई थी, लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, विश्व यूनिपोलर हो गया। तो शीत युद्ध के बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष जिसको हम कहते हैं, उसकी प्रासंगिकता शीत युद्ध तक ही थी। शीत युद्ध के बाद उसकी प्रासंगिकता कहीं न कहीं अभी हम जो देख रहे हैं वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि एक ऐसा काल आया जब अमेरिका को कोई चुनौती देने वाला देश बचा ही नहीं, या अमेरिका के सहयोग के बिना कोई भी देश शायद ही विश्व में अपने आप को कहीं खड़ा देख पाता। अतः कई बार विभिन्न मुद्दों के समय हमने देखा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कहीं न कहीं थोड़ा सा निष्प्रभावी हो गया। हालांकि उसके 120-25 देश सदस्य आज भी हैं, लेकिन उन देशों में कोई भी देश ऐसा इतना पावरफुल नहीं है कि वह विश्व में वैश्विक जो अमेरिका का प्रभाव था उसको चुनौती दे सके। उसके बाद सैनिक गुटबंदियों का घटता महत्व, डिक्लाइन हो गया ऑफ द मिलिट्री पैक्ट्स। शीत युद्ध कालीन में जितने भी नाटो, सीटो, वार्सा जैसे जो सैनिक गुटबंदियां थी, वर्तमान में जबकि शीत युद्ध का समाप्त हो गया है, साम्यवादी गुट खत्म हो गए हैं, तो इन सैनिक गुटों का अवसान हो गया। सैनिक समझौताओं की एक जो नीति थी वो कहीं ना कहीं शिथिल हुई। नाटो का पूर्व की ओर फैलाव, ये भी बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना थी। रूस हालांकि 1991 में नाटो के साथ समझौता करना चाहता था, लेकिन नहीं हो सका। और उसके बाद जो पूर्वी यूरोप के अनेक देश थे जो पहले कहीं न कहीं साम्यवादी गुटों के साथ थे या साम्यवादी गुट में शामिल थे, उन अनेक देशों को नाटो में सम्मिलित कर दिया गया। और इस तरह से वर्तमान में नाटो रूस के दरवाजे पर दस्तक देने लग गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, और इसको रूस ने पश्चिमी देशों का एक तरह से दुस्साहस बताया। उसके गंभीर परिणाम निकलने की आशंका भी रूस ने जताई थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी बन गई। आर्थिक उदारीकरण का एक दौर शुरू हुआ, और प्रत्येक देश कहीं न कहीं उस आर्थिक उदारीकरण के दौर में अपने आप को विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लालायित हो गया। हर देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके साथ जुड़ने को और ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाने के लिए तैयार हो गया। फिर यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण, स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोप। आपको पता है कि शीत युद्ध काल में जो यूरोप है वह एक तरह के कई आभासी भागों में बंट चुका था। ये पूंजीवाद और साम्यवाद, पूर्वी और पश्चिम यूरोप, नाटो और वार्सा देशों का यूरोप आदि, एक ऐसे अनेक अमेरिकी और सोवियत संघ के पिछलग्गू देशों में बंटवारा। इस तरह से यूरोप के कई छोटे छोटे जो आभासी गुट बन गए थे, वर्तमान में वो गुट अब समाप्त हो गए हैं। सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ अपने हितों के लिए समझौता और सहयोग करने को तैयार हैं। उसके बाद नवोपनिवेशवाद का एक खतरा वर्तमान में जो है वो सबसे बड़ा इश्यू है। आपको पता है कि हमेशा विकासशील देशों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। उपनिवेशवाद के विरोध से ही विकासशील देशों की जो एक जिसको हम बोलते हैं अस्तित्व कहीं न कहीं आगे बढ़ा था। वर्तमान में बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के आने के बाद आर्थिक क्षेत्र में कुछ देशों का वर्चस्व है। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक जो अंग है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक पुलिसमैन की भूमिका अदा करने लग गया है, और उसके जो कर्ता धर्ता देश हैं, जिसमें हम अमेरिका का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों ने उस पर अपने वर्चस्व बनाए रखा है, और कहीं न कहीं विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एक जो जाल बिछाया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, उस बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नए उपनिवेशवाद की बू आने लगी है। वर्तमान में अनेक छोटे देशों में पश्चिमी देशों की अनेक कंपनियों ने वहाँ पर एक तरह से मार्केट पर कब्जा कर रखा है, और वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं
अनेक देशों में राजनीतिक दखलंदाजी करती है और कई छोटे छोटे देशों में तो जो सत्ता है उस पर कहीं ना कहीं इन कंपनियों की पकड़ भी बन चुकी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इंडिया में आई थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, और वर्ल्ड में उसके साथ ही उपनिवेशवाद की एक जो लहर शुरू हुई थी, ऐसा आभास तुरंत अभी वापस से आने लगा है। फिर राष्ट्रपति बुश आए, उन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था स्थापित की। उस अर्थव्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट वर्ल्ड पर आया। यूरोप में विघटन की प्रवृत्ति, यूरोप में जो छोटे छोटे देश थे वह कहीं न कहीं जो गुटों में शामिल थे वो अब धीरे धीरे अलग होने लगे और अनेक छोटे मोटे देश अपने आप को स्वतंत्र और जिसको हम कह सकते हैं किसी के साथ ना चलकर अपनी स्वतंत्र नीतियों पर अमल करने की कोशिश करने लगे। फिर नए संगठनों का आविर्भाव हुआ। सीटो वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधन समाप्त हो गए और उसके आधार पर आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर अनेक नए संगठन उभरे, जिसमें आप देखिए बहुत सारे नाम हैं। आपने सुना भी होगा सार्क, आशान, जैसे G8, G15, ग्रुप 8, ग्रुप 24 आदि, ऐसे अनेक बिस्मटेक वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे नए संगठनों का आविर्भाव हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो क्षेत्रीय सहयोग और आपसी आर्थिक सहयोग के आधार पर काम करते हैं और जिसके अनेक देश सदस्य बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं निशस्त्रीकरण की जो एक दौर चल रहा था उसके होते हुए भी अनेक शक्तिशाली देशों ने नए परमाणु हथियारों का इजाद भी कर लिया है। भारत जैसे देशों ने भी भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी अपने परमाणु परीक्षण करके जो निशस्त्रीकरण की मुहिम पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज अगर किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा होता है तो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के कारण छोटी सी चिंगारी भी पूरे विश्व को तबाह कर सकने में काफ़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे देश जिनके में राजनीतिक अस्थिरता के दौर चलते रहते हैं, ऐसे देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना भी कहीं न कहीं विश्व शांति के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 21वीं सदी में इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वह है चाइना का आविर्भाव होना, मल्टी पोलर विश्व का आ जाना, या आप देखिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है। आप दूसरा देखिए जो ग्लोबलाइजेशन है उसके इफ़ेक्ट्स बहुत सारे आए हैं। तो इन जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं इनको हम आगे एक चैप्टर वाइज देखेंगे। जो इश्यूज थे वो इन इश्यूज के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब जिसमें कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2-3 तरह से एक बार शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, साम्यवादी गुट खत्म हो गए, अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिका को चुनौती देने वाले अनेक शक्तिशाली देशों का आविर्भाव हो चुका है, जिसमें भारत, चीन तो वर्तमान में महाशक्ति का ख्वाब देखने लग ही गया है। वहीं भारत ने भी विश्व में एक आर्थिक और महाशक्ति के रूप में अपनी जो ताकत वर्तमान समय में दिखाई है। तो अमेरिका की दादागिरी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है और जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था जो अमेरिका के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदलने लगा है। थैंक यू।